बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन कामयाबियों और ख़ुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कई तरह की बीमारियाँ हैं और कई तरह के इलाज भी होते हैं। जैसे कि हम लोग आम तौर पे एलोपैथिक, होम्योपैथिक और हर्बल तरीक़ा इलाज से वाकिफ़ हैं, मगर इसके साथ-साथ इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाज मौजूद हैं जो काफ़ी अजीब भी हैं हमारे लिए और बड़े दिलचस्प भी हैं। जैसे कि आपको मैं जिनको कुछ थेरेपी के ज़रिए इलाज किया जाता है, वो थेरेपीज़ जो है ना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग तो हैं, मगर हमारे लिए काफ़ी वो मुख्तलिफ भी हैं क्योंकि हमने ऐसा इतना कॉमनली नहीं होता है। जैसे कि थाईलैंड में सांपों के ज़रिए मसाज किया जाता है। कहते हैं कि वो जब हमारी बॉडी पे रेंगते हैं तो उससे काफ़ी आफाका महसूस होता है। इसी तरह डॉल्फिन के साथ तैरना, बियर के टब में नहाना, चॉकलेट अपने जिस्म पे मल लेना, ये भी एक थेरेपी मानी जाती है। ठीक, खैर, मगर एक छोटी-छोटी मछलियाँ होती हैं, उनके साथ आपका पेडिक्योर किया जाता है और उससे काफ़ी अच्छा महसूस भी होता है। वो पाकिस्तान में शुरू भी हुआ था और लकीली मैंने वो एक्सपीरियंस भी किया था। एक टब में छोटी-छोटी मछलियाँ जो हैं वो डाल दी जाती हैं, तो वो आप उसमें पाँव डाल के बैठ जाते हैं। कुछ देर तक वो जो है ना वो आती हैं ऐसे आके अपनी बारीक सी चोंच सी के साथ जो है वो डेड स्किन खाती रहती हैं, या वो बार-बार जो है ना वो उनके टच होने से एक अच्छा एहसास पैदा हो रहा होता है और आप बहुत सारी चीज़ें अपने ज़हन से भूल के और आप उस तरफ जो है ना वो अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट करते हैं और इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स भी आते हैं। खैर जनाब, असल मकसद है लोगों को तस्कीन पहुंचाना और उनको किसी मुश्किल, किसी परेशानी से निकालना। अच्छा, इस हवाले से माइंड साइंसेस वो भी एक तरीक़ा इलाज है और उससे भी बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये इसका इलाज भी मौजूद है। इससे इंसानों के जो दिमाग में जो एक खलल मौजूद है उसको दूर किया जाता है और इससे ज़हनी, नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पे इलाज किया जाता है। इसी में जो एक सबसे मकबूल तरीक़ा इलाज है वो रेकी के ज़रिए और उसके साथ-साथ हिप्नोथेरेपी के ज़रिए जो है वो लोगों का इलाज किया जा रहा है। और हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं इनका ताल्लुक़ कुछ इसी किस्म के तरीक़ा इलाज से है, तो आइए इनसे बात करते हैं। मगर पहले मैं इनका तारुफ़ करवाऊँगा। ये मेरे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जो 10 साल से एक इदारा चला रही हैं जिसका नाम है हीलिंग माइंड, और ये सब्जेक्टिव एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की इन्होंने पिछले साल ही अभी बुनियाद रखी है और पहली फ़ीमेल सिल्वा मेथड की इंस्ट्रक्टर हैं जो कि इनफरादी तौर पे सिल्वा मेथड की वर्कशॉप्स भी करवा रही हैं। सर्टिफाइड CSMI हिप्नोथेरेपिस्ट और रेकी मास्टर हैं मोहतरमा हुस्ना मलिक साहिबा। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, अच्छा, इससे पहले कि हम रेकी मास्टर की तरफ आएँ, ज़रा थोड़ा सा हमें माइंड साइंसेस के हवाले से बताइए क्योंकि ये उसी की ही मेरा ख्याल एक ब्रांच है ना? ब्रांच कह सकते हैं। बेसिकली माइंड साइंस लफ्ज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा। माइंड माने ब्रेन नहीं होता जैसे हम इशारा करके कह देते हैं इधर है ब्रेन, नहीं। माइंड एक बहुत पुराना लातीनी ज़बान का वर्ड था। उस वक्त ये यूज़ हुआ करता था फॉर स्पिरिट। तो बेसिकली जब हम माइंड की बात करते हैं इट मीन्स स्पिरिट, नॉट ब्रेन पावर और समथिंग एल्स। ये रूहानी टाइप की चीज़ है। तो इसकी साइंस, रूह की साइंस, असल मतलब ये बना माइंड साइंस के हवाले से। और बट इसको अगर आपको लर्न करना है या समझना है या सर्टिफाई होना है तो वो अंडर द फ्लैग ऑफ सब्जेक्टिव एजुकेशन आता है। इस वक्त जो हम लोग मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल से अटैच होते हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स,
MBAs वगैरह, वो सब ऑब्जेक्टिव एजुकेशन कहलाती है। ये अवेयरनेस मैंने बेसिकली इस वक्त देनी थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या फ़र्क है। सब्जेक्टिव वो तरीक़ा तालीम है जिसमें कि हम तमाम सर्टिफिकेशंस हासिल करते हैं, या ये समझ लें कि नॉलेज हासिल करते हैं विद आवर आइज़ क्लोज। और ऑब्जेक्टिव एजुकेशन वो है जिसमें हम हर तरह की डिग्री या नॉलेज या सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं विद आवर आइज़ ओपन। बट द मेन डिफरेंस इज़ द यूज़ ऑफ 5 सेंसेस। व्हेन वी यूज़ आवर 5 सेंसेस विद आइज़ ओपन, खुली आँख के साथ जब हम अपने 5 सेंसेस हवा से खमसा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कुछ भी पढ़ रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन कहलाएगी। और जब जैसे अभी मैंने आंखें बंद की और मैं अपने 5 सेंसेस को यूज़ कर रही हूँ, कप को टच कर रही हूँ, या हेयर सेंस ऑफ हेयरिंग मेरा यूज़ हो रहा है, मल्टीपल पाँचों के पाँचों ही यूज़ हो रहे हैं, तो जब हम इस स्टेज पे होते हैं विद आइज़ क्लोज, तो वो सब्जेक्टिव एजुकेशन कहलाती है। तो माइंड साइंस जो आपने शुरू में कहा, वो सब्जेक्टिव एजुकेशन से ही उसके अंडर आता है। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है। ये जो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं आप, हिप्नोटिज्म नहीं से नहीं, मैं क्लिनिकल हिप्नोसिस करती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है हिप्नोटिज्म और क्लिनिकल हिप्नोसिस में। मतलब ये एक बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है। अदरवाइज़ हिप्नोथेरेपी जो है वो सब्जेक्टिव लेवल पे जाके, या इंसान के रूह के अंदर जो बीमारियां हैं उसको अगर हम डिलीट कर दें किसी तरह विद द हेल्प ऑफ हिप्नोथेरेपी, तो हमारी ऑब्जेक्टिव लेवल पे मौजूद बीमारियां, मतलब अब मैं शॉर्ट में बोलूँगी कि बुखार से लेकर तो कैंसर ख़त्म हो सकता है अगर हम थ्रू हिप्नोसिस या थ्रू हिप्नोथेरेपी या थ्रू सब्जेक्टिव एजुकेशन किसी का इलाज करना चाहें तो। अच्छा, तो मतलब ऐसी वो कौन सी रूहानी बीमारियां होती हैं, रूहानी बीमारियां जो आप समझते हैं कि जिसमें ज़्यादातर लोग मुब्तला होते देखिए, हैं? रूहानी बीमारी तो अब एक आसान सी मिसाल दूं, जिस्मानी बीमारियां क्या होती हैं हमारी, वो तो नज़ला, नज़ले ज़ुकाम खांसी, से लेके बुखार, वो तो सब कुछ, ठीक है, बेशुमार आ जाते हैं। बहुत सारी हैं, इनको डॉक्टर्स डील करते हैं। जी हाँ। सब्जेक्टिव लेवल पे जो आप रूहानी बीमारियां पूछना चाह रहे हैं वो बड़ी अजीब सी हैं, लोगों को भी समझना चाहिए इस चीज़ को। जैसे हसद करना, झूठ ओके। बोलना, और अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना, नेगेटिव गीबत करना। गीबत करना, बिल्कुल, हाँ। इस किस्म, ये रूह की बीमारियां हैं, इनको सुतरास भी कहा जाता है। तो अब रूह की बीमारी सिर्फ उसी वक्त सही हो सकती है जब कोई खुद उसको सही करना चाहे। लेकिन अगर आप पहले वो तस्लीम करे कि मुझे है। हाँ, पहले तो तस्लीम करे, और फिर वो हम नहीं सही कर सकते। हम उस रूहानी बीमारी, उस ये जो बीमारियां बताई हैं रूहानी, या ये नफ़रत करना, झूठ बोलना, मल्टीपल, इसके ज़रिए जो ऑब्जेक्टिव लेवल पे बीमारी क्रिएट हो रही होती है, कॉन्शियस सब कॉन्शियस की रगड़ की वजह से कह लें कि, या ज़मीर की आवाज़ आप नहीं सुन रहे और उसके अगेंस्ट आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेवल पे वो एक बीमारी बन के ज़ाहिर हो जाएगा। सब्जेक्टिव लेवल पे तो वो इंसान के अपने अंदर, उसे पता है कि मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैं कितनी अपनी ज़मीर की आवाज़ को दबाता हूँ, नहीं दबाता हूँ, मेरी अंदर से रूह क्या चाहती है। या रूह तो अल्लाह ताला का अमर है, हुक्म है, हर अच्छी बात की तरफ आपको लेके जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे और अपनी लाइफ को इसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई मुझे अपने टारगेट्स हासिल करने हैं और उसमें कोई अच्छाई बुराई की तमीज़ नहीं कर रहे, तो ऑब्जेक्टिव लेवल पे यानी जिस्मानी लेवल पे हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो मैं जो हिप्नोथेरेपी का सेशन लेती हूँ उसमें इसी चीज़ को फोकस करती हूँ। बिल्कुल सही। हम आपसे मज़ीद मालूमात चीज़ है हासिल ये, करेंगे इसी हाँ। हवाले से। एक छोटे से वक्फे का वक्त जी, है। दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम रैकी के हवाले से और हिप्नोथेरेपी के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ हुस्ना मलिक मौजूद हैं, जिनसे हम इसी किस्म की मज़ीद मालूमात जो हैं वो हासिल करते रहेंगे और गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अच्छा हुस्ना साहिबा, आपने कहा कि जो भी आपका ट्रीटमेंट है, जो तरीक़ा इलाज है, ये ख़ास तौर पे रूहानी इलाज कहलाया जाता है। क्या आप जो जो आपके जिस स्पिरिचुअल जो आपको बेनिफिट होना साइंटिफिक चाहिए, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, जी हाँ, साइंटिफिक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, ठीक है। तो रूहानी तौर पे मतलब इंसान कब बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, जब उसे
रूहानी बीमारियां घेरे में ले रूहानी लेती हैं? बीमारी के साथ तो समझे 7-8 साल की उम्र गुजरी, 10-11 साल की जो एडल्ट एज तकरीबन शुरू हो रही होती है, उस वक्त से इंसान अपने आप को किसी भी रूहानी बीमारी का शिकार खुद ही कर सकता है, या उसका माहौल उसको कर दे। जैसे झूठ बोलना, जैसे दूसरों के लिए बुरा सोचना। तो रूहानी बीमारियों का बहुत हद तक ताल्लुक़ आपकी तरबियत से भी है। फिर आपके अपने हाथ में आती है वो चीज़ कि अगर तरबियत से कोई चीज़ गलत आ भी गई है तो इंसान को अल्लाह ताला ने वो माइंड, वो पावर दी है कि वो उसको ओवरकम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं नफ्स पर काबू पाना। ये भी एक थीम मौजूद है। तो अब अगर इसी तरह से लाइफ गुजरती रहती है, इंसान अच्छाई बुराई के साथ चलता रहता है, तो किसी एक स्टेज पे जाके अगर वो अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुन रहा, रूहानी तौर पे अंदर से जो भी कोई इसके साथ प्रॉब्लम है, बीमारी, उसको ख़त्म नहीं कर रहा और ज़िद के साथ कंटिन्यू कर रहा है, तो आगे जाके क्या होगा फ्यूचर में, या उसी दौरान जब भी ये एक शिद्दत होती है, इंटेंसिटी होती है, इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, ये हम अपने वर्कशॉप्स में बताते हैं। तो वहाँ पे एक ख़ास हद तक पहुँचती है तो एक डिज़ीज़ कोई भी ऑब्जेक्टिव लेवल पे वो अपनी शक्ल में, अपने आप को शक्ल में दिखा सकती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कैंसर रूहानी बीमारी है। डॉक्टर्स उसको ऑब्जेक्टिवली देख रहे होते हैं, ठीक है, जिस्मानी तौर पे नज़र आ रही होती है, लेकिन मैंने ख़ुद काफ़ी लोगों को ऐसे ट्रीट किया है जिनका अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमारी भी ख़त्म हुई है। रूहानी तो तौर पे तो हमारा रिलीजन बड़ी हेल्प करता है। बिल्कुल, ये प्योर इस्लामिक है। जी हाँ, वो जो पॉजिटिविटी जिसकी बात कर रही हैं आप, और ये तो सर रिलीजन में बिल्कुल हर जगह इसके वो अब हम क्या करें, लोग फोकस नहीं होते ना आजकल रिलीजन के ऊपर। वो एक अलग तौर पे उन्होंने ले लिया है कि कोई मौलवी साहब समझाएंगे। हम लोग भी वही फील्ड है, इस फील्ड को ज्वाइन करके, सब्जेक्टिव एजुकेशन को ज्वाइन करके आप अल्लाह से और ज़्यादा क्लोज वही होना होता है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अच्छा, आपके इदारे का नाम हीलिंग माइंड क्यों है? हीलिंग माइंड बस इसी चीज़ पे रखा कि एक ऐसा माइंड जो दुनिया को हील करना चाहता है, हीलिंग माइंड। दूसरा इसके पीछे एक अच्छी सी थीम ये भी है कि इत्तफाकन मेरा नाम हुस्ना, H फॉर हुस्ना भी बन गया, और H फॉर हीलिंग भी बन जाता है, M फॉर माइंड बन जाता है, और M फॉर मलिक मेरे फादर का नाम है। इत्तेफाक था तो मैंने इसलिए इसको चूज़ भी कर लिया। बिल्कुल सही। कॉलर है हमारे साथ, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ अंकल कैसे हैं? आपको थोड़ा डांटने का दिल चाह रहा है। जी जनाब, डांट दीजिए, आपकी डांट कबूल है हमें। डांट ये है कि आज मुझे थोड़ा सा जरूर वक्त दे, मेरी प्यारी बेटी आई हुई है, बहुत सी चीजों का मुझे फायदा पहुंचा इन्होंने जो जवाब दिए। चले, आपको वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ओके। अच्छा, दूसरी बात बेटा ये पूछनी है कि आप इतनी माशाअल्लाह रूहानी या माइंड साइंसेस कह ले, आज के दौर के हिसाब से उसकी बात कर रही हैं, तो हमारे मजहब के हिसाब से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने तुमको सोचने के लिए तुम्हारे सीने के बीच में कल्ब दिया है, उससे तो क्या नाम है, तुम सारे फैसले करते हो। तो आपके माइंड साइंसेस क्या कहती है कि दिमाग क्या सिर्फ एक मोटर है जो हाथ पैर चलाती है या ऑर्डर देती है? दिमाग जो है, दिमाग या रूहानियत कोई चीज है जो फैसले करती है? दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे खुद जिस्म में मदाफती सिस्टम है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो ये जब हमें दिया है तो हम रूहानियत की तरफ जाएं तो हमें इससे फायदा पहुंचता है। और दूसरा ये पूछना है, क्या कामिल पीर फकीर से भी ये फायदा हो सकता है जो माइंड साइंसेस के आदमी से हो सकता है? इसमें जरूर रोशनी डालिएगा। ये एक आम आदमी की गलतियां भी हैं और गलत आदमियों के हाथ में भी चले जाते हैं, और अगर सही आदमी है तो आपकी माइंड साइंसेस क्या कहती है कि रूहानियत और जो पीर फकीर वाकई पीर फकीर है, उनसे भी ये इलाज माइंड साइंसेस का हो सकता है? नहीं, बहुत शुक्रिया बेटा, मैंने आपका बहुत वक्त लिया, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी बातें छुपी हुई हैं, अगर इसको आप ओपन करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ यूसुफ अंकल मौजूद थे कराची से, ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं, और इन्होंने सवाल किया है कि सोचने के लिए कल्ब दिया है।
तो मतलब क्या माइंड मीन्स कल जी, भी है। अच्छा कल भी है। बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स में इसके अलग अलग नाम है। कोई इसे कल्प कहेगा, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया। ये जो कोई दिल के इसे फैसले होते हैं वो ये तो कोई नहीं? दिल का फैसला कहेगा, अच्छा। कोई ज़मीर की आवाज़ कहेगा। शायर लोगों क्या इसकी अलग टर्मिनोलॉजी है, हमारे यहाँ इसको माइंड कहा जाता है। बट सब्जेक्टिव लेवल या हीलिंग जो मेरा इदारा है, हम उसमें माइंड लफ्ज़ को इतना प्रमोट नहीं करते जितना हम लफ्ज़ हीलिंग को प्रमोट ठीक करते हो हैं। गया, आपने कहा कि ये वही है। वही ठीक, है। ओके। मुदाफ़ती निज़ाम के जी, हवाले से उन्होंने ये बात बहुत की। अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल था, वो मैं बताऊं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए ये क्यों बेस्ट है, ये चीज़ें सीखना, साइंटिफिकली सीखना। वैसे तो हर शख्स किसी भी तरह से सीख सकता है, नेचुरल है ये, हर शख्स में ये क्वालिटीज़ होती हैं। ये अब वो जो इम्यून सिस्टम है उससे मैं कनेक्ट करती हूँ कि असल में हमारा ब्रेन जो है वो थरकता है। जिस तरह दिल धड़कता है ना, इस तरह दिमाग भी थरकता है। तो उसके थरकने की 4 मेन ब्रेन फ्रिक्वेंसीज़ हैं। वो है डेल्टा, अल्फ़ा, थीटा एंड बीटा, और फिर उसके भी आगे होती है गामा। तो जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इंक्रीज़ करने की ब्रेन फ्रिक्वेंसी जो साइंटिफिकली रिसर्च हुई है, यूएसए में ये सब रिसर्च होना शुरू हुई थी 1966 से, और जोसे सिल्वा हुआ करते थे 1944 में, उन्होंने बेसिकली इसको स्टार्ट किया था। तो पता ये चला कि अल्फ़ा और थीटा ब्रेन फ्रिक्वेंसीज़ वो ब्रेन फ्रिक्वेंसीज़ हैं कि अगर इंसान उनको सीख ले या उनका इदराक भी हासिल कर ले खुद से, और अब तो टेक्निक्स ऐसी है हमारे पास कि वो माइंड में प्रोग्राम भी हो जाती हैं। तो जब आप अल्फ़ा या थीटा ब्रेन फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे, क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंक्रीज़ होगी। बिल्कुल सही है। इसके बाद एक सवाल और भी था, वो हम वक्फे से वापस आते हैं तो फिर उस सवाल से बात करेंगे, और भी बहुत सारी मालूमात हासिल करनी है हमें हुस्ना मलिक साहिबा से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं हिप्नोथेरेपिस्ट और रैकी मास्टर मोहतरमा हुस्ना मलिक साहिबा। हुस्ना मलिक साहिबा वक्फे से पहले हमारे साथ यूसुफ अंकल मौजूद थे, और उन्होंने 3 सवाल किए थे। एक सवाल जो है वो उन्होंने पहले कहा कि सोचने के लिए कल्ब जो है उसके बारे में बात की उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने मुदाफ़ती निज़ाम की बात की जो कुदरत ने हमें दिया है। और नंबर 3 उनका ये सवाल था कि ये जो पॉजिटिविटी और जो मुस्बत सोच और ये सारा कुछ रूहानियत की बात कर रही हैं, तो ये क्या वो कामिल पीर और फ़कीर जो उनके पास लोग जाते हैं, बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, उनके बैत होते हैं और मतलब हाँ, उस वो एक भी सिलसिलों ठीक से है। जुड़े होते हैं, क्या ठीक है। वो भी इसी नज़रिए के तहत जी, कनेक्ट जी, हैं? जी, इसी नज़रिए के तहत कनेक्ट होते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया माइंड मीन्स रूह। अब रूहानी तौर पे कोई भी पॉजिटिव अगर आपको शख्स मिल रहा है, ऐसा गाइड, जैसे आपने कहा बैत करना किसी को, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। यहाँ तक तो आम माशरे में हमारे ये कॉन्सेप्ट जी, ये मौजूद तो है। हो रहा है, ये तो हो रहा है, ठीक है। अब हमारी फील्ड जो है वो ये है कि हर इंसान के अंदर चूँकि रूह है, हर इंसान एक के अंदर ही उसका बुज़ुर्ग मौजूद है, ऐसे समझ लें, जिसे हम रूहानियत उसकी। रूहानियत मौजूद है। तो उसको एक्टिवेट करना थ्रू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, हमारा अच्छा। काम ये है, ठीक है। तो 4 दिन 5 दिन तक हम कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं जिसमें कि अच्छा, एक सवाल इनका और था क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाला। जी, जी, जी। तो उसी ट्रेनिंग्स में हम अल्फ़ा और थीटा ब्रेन फ्रिक्वेंसी जो कि साइंटिफिकली रिसर्च्ड है 1944 से 1966, और अब तक यूएसए में इसके ऊपर काम हुआ, और ये विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट ये चीज़ अगर आप लोग सीख लें अल्फ़ा और थीटा ब्रेन फ्रिक्वेंसी को रीच करना अंडर अ सुपरविजन ऑफ अ हिप्नोथेरेपिस्ट या अंडर अ सुपरविजन ऑफ अ CSMI सर्टिफाइड सिल्वा मेथड इंस्ट्रक्टर, सिर्फ इसी फील्ड ये ही लोग ये टेक्नोलॉजी प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक हो गया। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस असलम बात कर रही हूँ चकवाल से। चकवाल से मिसेज़ असलम बात कर रही हैं आप, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं मिसेज़ अकरम? जी मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी उम्र 10 साल है। तो रात को वो सोते वक्त ख्वाब में बातें करता है और उठ के चारपाई से चलने लग पड़ता है, और पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं घर में खेलना कूदना और ड्राइव वगैरह और बच्चों के साथ, वो ठीक उसका है, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है। वैसे उसका माइंड बहुत तेज है, बहुत सारी बातें याद रखते हैं। फलान जगह पे गए थे, वहाँ पर ये देखा था, लेकिन पढ़ाई में उसका वीक था जैन।
तो ठीक इसके है। बारे में पूछना था कि कौन सी थेरेपी या कौन सी इसके लिए एक्सरसाइज बेहतर रहेगी, मेंटली या ठीक है, फिजिकली। ठीक है। एज आपने बताई 7 साल, 10 साल। 10 साल, ठीक है, ठीक है। कुछ पूछना है आपको इनसे? नहीं, बस ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात करते हैं इस हवाले से। बस इनको मैं यही गाइड करना चाहूँगी कि ये कोई ऐसी इतनी बड़ी इन्होंने बीमारी नहीं बताई हमारे हिसाब से। ये सिंपली ब्रेन फ्रीक्वेंसी इस बच्चे की थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है, तो उसके लिए अगर इसको ये सिल्वा मेथड वालों का अवेकन द जीनियस के नाम से एक प्रोग्राम है, या ये लेकर आए हमारे पास चकवाल में है ये, चकवाल में या पंजाब में। किसी भी तरह से, ये बहरहाल इस बच्चे को चंद सेशंस मिलेंगे क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के या सिल्वा मेथड में से। हम बच्चों के लिए ख़ास सिस्टम है ब्रेन फ्रिक्वेंसी को प्रोग्राम करवाने का, वो ये करवाएं तो इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम कि ये बच्चा सही ना हो। क्योंकि मेरे ख़ुद बच्चे, मैंने उन पे अप्लाई किए हैं टेक्निक्स। मेरा पहले स्कूल रह चुका है, अब से 10 साल पहले पाकिस्तान का वो वाहिद स्कूल था अल बहर के नाम से, जहाँ हमने ये चीज़ें बच्चों को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई और ये इस तरह के तमाम इश्यूज सॉल्व हुए। सही। आप पेरेंट्स भी ट्रेनिंग हासिल करें इसकी। अच्छा, पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग की बिल्कुल ज़रूरत होती है, करें। ठीक है। अच्छा, वेलफेयर का काम भी कर रही हैं आप, और जी। आपने एक वेलफेयर सोसाइटी जो है वो भी बनाई है, जी। तो उस बारे में तो बताएं कि इसका ख्याल कैसे आया और किस सब्जेक्ट के अच्छा। ऊपर आप काम कर रहे हैं ख़ास तौर पे वेलफेयर के हवाले से। ओके, देखिए इसका ख्याल कैसे आया। इसका ख्याल तो इसलिए आया कि जब मैं ख़ुद सब्जेक्टिव एजुकेशन की स्टूडेंट थी दैन उसकी थेरेपिस्ट बनी या टीचर बनी, तो मुझे ये बहुत पसंद आई। क्यों? क्योंकि एक तो ये नेचुरल है, इसमें दूसरे नंबर पे ये कि इसकी कोई इतनी हाई फाई फीसिस नहीं होनी चाहिए, ये हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, सिर्फ उसको पॉलिश करने की बात है। तो जब ये चीज़ें मेरे पे खुली तो और मुझे बेनिफिट हुए बहुत ज़्यादा, हर तरह की इश्यूज़ के अंदर, वेल्थ, हेल्थ, फाइनेंस, इमोशनल, हर लेवल पे ये सब्जेक्टिव एजुकेशन आपको हील कर, अपने आप को भी हील करना सिखा देती है, दूसरों को भी हील करना सिखा देती है। तो मुझे बहुत पसंद आया। मैं पहले ही बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव लेवल पे मेरे पास एक स्कूल मौजूद था ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का, बट मैंने इसको क्लोज़ किया, इसको सीखा। और अब ये जो सोसाइटी बनाई है वेलफेयर सोसाइटी, इसका मेन एम ही ये है कि, और अम्मी अब्बू के नाम पे बनाई, इसलिए बनाई कि उनकी वजह वो मेनली मेरे पीछे बैकअप सपोर्ट थी। अब्बू का इंतकाल से पहले, यानी 2008 से पहले, बहुत अर्से पहले इंतकाल हो गया था वालिद का, मुनीर अहमद मलिक का। लेकिन ये कि वो हमेशा एजुकेशन लवर थे। उस दौर में तो ये नहीं आई थी सब्जेक्टिव एजुकेशन, ना मुझे पता था, बट उनका एक बैकअप हमेशा बेटा तालीम के उसके अंदर जाना, वालदा का भी यही था। तो इसीलिए उनके नाम पे अब दोनों का इंतकाल हो चुका है। ये सोसाइटी मैंने बनाई है और सब्जेक्टिव एजुकेशन को मैं सिर्फ इसमें फ़ोकस करूँगी। और व्हाट इज़ सब्जेक्टिव एजुकेशन, वो मैंने आपको अभी शुरू में शायद बताया था कि जब हम बंद आँख के ज़रिए अपने 5 सेंसेस को प्रोजेक्ट करते हैं या उनका इस्तेमाल सीखते हैं, या और मज़ीद ब्रेन फ्रिक्वेंसी अल्फ़ा और थीटा को अचीव करना सीखते हैं, तो हमारे मल्टीपल हर तरह के मसाइल सॉल्व हो सकते हैं। तो मेरी विश है कि मैं अपनी पब्लिक में, पाकिस्तान में ये चीज़ फुल तरीके से फैला करना चाहूँगा यहाँ पे। कर लें आप, मतलब मेडिटेशन है। आप जो है वो, ठीक है, कर लें, हमें वो तरीकाकार जो है वो बिल्कुल। समझाइएगा ज़रा ज़्यादा मैं करीब करवा से दूँ। तरीका से हम जानते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं महक बात कर रही हूँ कराची से। महक साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि मुझे तकरीबन 12 से 13 साल हो गए। मुझे ख्वाब नज़र आते हैं बेइंतहा मुक़द्दस हस्तियों के, मुक़द्दस मकामात के। मुझे बहुत शौक भी है कि मैं मेडिटेशन करूं, लेकिन मेरे अंदर मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है, तो मैं कर नहीं पाती। लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि इन ख्वाब में कोई इंडिकेशन होती बिल्कुल है, सही जो बात है। मैंने बहुत से लोगों से डिस्कस भी करी, लेकिन कोई भी उसका सही जवाब नहीं दे पाता। जब मैं उनको ज़्यादा बताती हूँ तो रुक जाते हैं, लेकिन फिर स्टार्ट हो जाते हैं वो ख्वाब। तो मैं कहती हूँ कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा तरीका हो जो मुझे ये बताया जाए कि क्या वाकई उन ख्वाब का कोई मतलब है, या मुझे कुछ करना चाहिए जो मैं उनका मतलब समझ सकूं। बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसे ख्वाब हैं जो मैं बता नहीं सकती, कुछ लोगों को यकीन भी नहीं आता कि मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ, कहाँ किससे मिल चुकी हूँ। और क्योंकि मेरे अमल ऐसे नहीं है, जैसे कि मैं इबादत में बहुत पक्की नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है मैं दूसरे को बताऊंगी वो यकीन नहीं करेगा।
तो मैं ये ठीक है, पूछना चाहती हूँ कोई ठीक ऐसा है। तरीका हो। ठीक है, हम इस हवाले से बात करते हैं। उस्ताद साहिबा से बहुत शुक्रिया, महक आपने कॉल किया। जी, इनके सवाल का आंसर ये है कि ये जो ये ख्वाबों का ज़िक्र कर रही हैं और फिर समझ नहीं पा रही हैं उसका मतलब, तो सिल्वा मेथड के अंदर जब हम ये बेसिकली इनको वर्कशॉप लेनी पड़ेगी या वो सेशन लेना पड़ेगा जिसमें कि सिखाया जाता है कि हाउ टू इंटरप्रेट योर ड्रीम्स। और जो इनका मसला हो रहा है वो वही है कि ये अल्फ़ा और थीटा पे रीच नहीं कर पा रही हैं। इनका जहन जो है वो बहुत सारी सोचों से भरा हुआ है, जिसे हम एक और सिंपल एडवाइस ये करूँगी कि ये मेडिटेशंस करें, जहन खाली होगा थोड़ा सा। और मगर ख्वाबों का मतलब खुद से समझना या किसी और को आप नहीं बता पा रहे और फिर भी आप पे एक स्ट्रेस ही बन रहा है ना कि आपको ख्वाब अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, तो इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक मौजूद है और वो ये टेक्निक प्रोग्राम करवाएं जहन में। इंशाल्लाह इनको ख्वाबों का मतलब भी समझ में आने लगेगा और जो भी कोई इनका इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व होंगे। साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में लग रही हैं मुझे ठीक है। ये। तो लाजमी होता है कि ख्वाब आए तो उसकी जी, ताबीर के हाँ। पीछे बंदा अगर किसी को ये स्ट्रेस है भाई, अदरवाइज़ ख्वाब तो बहुत हेल्दी चीज़ है, ख्वाब ना आना अनहेल्दी है। ख्वाब मस्ट आने चाहिए। ख्वाबों की हैसियत ऐसी है कि जैसे फ़र्ज़ कर लें हमारा घर होता है, अब वहाँ पे डस्टिंग वगैरह और सफाई मेंटेनेंस होती है ना रोज़ाना, तो इसी तरह अगर हमें ख्वाब आएंगे तो हमारा जहन लेबर सेल प्रोड्यूस करता है, उससे हमारा ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बेहतर होने लगता है। तो ख्वाब आने बहुत ज़रूरी हैं। जिनको ख्वाब नहीं आते अमूमन ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिस में दे बिकम कैंसर पेशेंट। मैंने देखा है कि कैंसर पेशेंट को ख्वाब बहुत कम आते हैं। ख्वाब आना हेल्दी है, लेकिन ये इनका स्ट्रेस है कि ख्वाब जो आ रहे हैं उनका मतलब क्या है। ठीक है। तो वैसे इंसान ख्वाब के तो और खुद भी से बहुत डिस्कस सारे ख्वाब के इंट्यूशन हवाले ले से लें। बताते हैं कि आपको बहुत रात बेनिफिट्स में हैं। अगर आपने खाना ज़्यादा खाया है, जिस्म में गैसें बनी हुई हैं, तो आपको ख्वाब आएंगे। आ रहे हैं वो है तो ना? ऑब्जेक्टिवली डॉक्टर सही कह रहे हैं, उससे हमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर किसी को ये स्ट्रेस हो रहा है कि भाई क्यों आ रहा है कि ख्वाब बार बार क्यों रिपीट हो रहा है जी, या जी, मैं जी, इसका जी। क्या करूं, तो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए ड्रीम कंट्रोल के नाम से हमारे पास एक टेक्निक है। अब वो जो भी ये सीखना चाहे वो सीख सकता है। बिल्कुल सही। बल्कि मुझे तो ऐसा भी इस स्टडी के बारे में पता चला कि अगर आप चाहें कि आपको सच्चे ख्वाब आएँ तो आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। आप ख्वाबों देखें, ख्वाब जो है बेसिकली इंट्यूशन है, अल्लाह ताला की तरफ से गाइडलाइन है आपको आप ही की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल सॉल्व करवाने के लिए। तो अगर कोई इसमें महारत हासिल कर ले, या वो जो आप शुरू में इस्तिखारे की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल ख्वाबों के ज़रिए इस्तिखारा हो सकता है। और बिल्कुल सही। एक मसाइल वक्फे के का हल वक्त है, वक्फे से हम वापस आएंगे तो इंट्यूशन है सब मज़ीद कुछ। मालूमात हासिल सही। करेंगे। हुस्ना मलिक साहिबा से कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ आज हुस्ना मलिक मौजूद हैं और इनसे हिप्नोथेरेपी के हवाले से बात हो रही है और उसके साथ साथ रेकी के हवाले से बात कर। ये रेकी क्या होता है बेसिकली? रेकी जैपनीज़ वर्ड है, इसका मतलब है नेचुरल एनर्जी। अच्छा। ठीक है, अगर हम उसको जैपनीज़ से भी हटा दें, रेकी लफ्ज़ भी नहीं बोलें, कुछ भी नहीं बोलें, सिंपल जो एटमॉस्फेयर हमारे इर्द गिर्द होती है, ठीक है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म का एनर्जी लेवल मौजूद होता है। वही यानी यहाँ भी है? जी बिल्कुल हो सकता है। ओके। तो रेकी मीन्स, रेकी को अगर जहन से निकालें आम कॉन्सेप्ट में, मैं फिर वही कहना चाहूँगी, मुझे सब्जेक्टिव एजुकेशन बार बार बोलना चाहिए, क्योंकि रेकी हो गई, हिप्नोसिस हो गया, सिल्वा हो गई, EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक भी है, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, ये सब उसी के अंडर आती हैं। सही। तो रेकी एक नेचुरल साइंस है और नेचुरल साइंस ही के ऊपर हम इस वक्त बात कर रहे हैं, सारा उसी ठीक है। में। अच्छा, आजकल हम ये देखते हैं कि हमारे जितने भी मतलब अजीज़ हैं, दोस्त हैं, जिन कोलीग हैं, मतलब बहन भाई हैं, जी सारे परेशान परेशान हैं, हैं। वो बिल्कुल। वो जो एक रिलैक्स उनके चेहरों पर रिलैक्सेशन नज़र ही नहीं आती है हमें। वो बिल्कुल सही। तो वो एक थकावट सी है या कहीं भाग रहे हैं, तो वो क्या इससे भी छुटकारा हासिल बिल्कुल हो सकता होगा, है? इससे तो सबसे पहले छुटकारा होगा। तो इस वो- चीज़ से तो सबसे पहले होगा। वो कैसे होगा कि मैं वही, आपका जो सवाल है कि सब कुछ ब्रेन फ्रीक्वेंसी है, इन लोगों की ब्रेन फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब है, ये लोग रिलैक्स नहीं करते। एक इन्फॉर्मेशन आपके प्रोग्राम के ज़रिए पब्लिक को और दूँ कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का अगर सही मतलब मैं अगर आपसे भी अभी पूछूं तो आप क्या कहेंगे? स्ट्रेस क्या है? टेंशन, जी हाँ, एक परेशानी है और परेशानी क्या है? नहीं,
स्ट्रेस की सही साइंटिफिक डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज़ जस्ट अ पुशिंग फोर्स लाइक एन इंजन ऑफ अ कार और सम व्हीकल। ये उसके अंदर एक पुशिंग फोर्स, अगर वो ही नहीं होगा तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो फिर टेंशन क्या है? टेंशन यानी ये कि है, स्ट्रेस तो कोई होना बुरी ज़रूरी चीज़ है। नहीं है। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेस तो जस्ट अ पुशिंग फोर्स। ये स्टेयरिंग जो है ना गाड़ी का, ये हम हैं। हम Okay. डिसाइड करते हैं हम नेगेटिव चीज़ का स्ट्रेस ले लें या हम पॉजिटिव चीज़ का ले लें। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाने का स्ट्रेस लिया, बन गया। कोई शख्स नेगेटिव है, वो XYZ नेगेटिव डाका डालना, ये इसका स्ट्रेस लेगा, वो उसमें कामयाब हो जाएगा। तो स्ट्रेस तो एक पुशिंग फोर्स है जो उसको ज़िंदगी में टारगेट की तरफ मोटिवेट करता है, ठीक है। लेकिन टेंशन वो नेगेटिव वर्ड है, उसको हम रिलीज़ करना सिखा सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन लोगों को सही, देना है कोई जो रिलैक्सेशन फर्स्ट की। सेशन होता है, जो वर्कशॉप होती है आपकी, मतलब तो वो कोई बेसिक कोई चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो आप डेमो करके बताऊं। डेमो जो है वो जितने हमारे नाजरीन जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। चलिए ठीक है, इसमें मैं बता देती हूँ क्योंकि जब Okay. मुश्किल चीज़ है ये इतनी जल्दी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आप आंखें बंद करें। इस वक्त आप खुली आंख से ऑब्जेक्टिव लेवल पे, इसको Okay. ऑब्जेक्टिव लेवल कहेंगे, ठीक ठीक है। है। नाउ क्लोज योर आइज़। ये सब्जेक्टिव लेवल ये सब्जेक्टिव लेवल पे आप चले गए। अब हमने शुरू में बताया था कि 5 सेंसेस अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिए हैं। तो इस वक्त आप बंद आँखों से अपने पाँचों हवासे खमसा को यूज़ करेंगे इस तरह से कि जिस कमरे में अभी हम मौजूद हैं इसकी आप इसके बारे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हालांकि आपकी आंखें बंद हैं। हाँ, कुछ कि ना मैं कुछ इस कमरे आपके से वाकिफ़ हूँ, मैं जानता हूँ बिल्कुल, कि या आप पूरे कराची को भी इस वक्त सोच सकते हैं, पूरे पाकिस्तान को, पूरी अर्थ को सोच सकते हैं, व्हाटएवर। आपका सेंस ऑफ विजन आपको इंफॉर्मेशन ज़रूर देगा। इसी तरह इस रूम के बारे में अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो आपको सुनाई क्या दे रहा है? बंद आँखों से कुछ ना कुछ आवाज़ें होंगी यहाँ बिल्कुल पे, आवाज़ें आ रही हैं कुछ ना ठीक है। कुछ। सेंस ऑफ स्मेल आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, इस कमरे की स्मेल कैसी है, अच्छी, जी। बुरी, कड़वी, मीठी, व्हाटएवर। इसी तरह सेंस ऑफ टेस्ट को आप प्रोजेक्ट करें सब्जेक्टिवली तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है कि इस कमरे को देख कर या महसूस कर कर आपकी ज़बान क्या जायका फ़ील कर रही है, खट्टा, मीठा, सॉल्टी, वाटरी, व्हाटएवर, ठीक है। अब इसके अलावा सेंस ऑफ टच जो हमें दिया अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया हुआ है, वो आप उसको प्रोजेक्ट करें, नियत करें, डिज़ायर करें कि मैं उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ कि इस कमरे को अगर मैं फ़ील करता हूँ तो कौन सी चीज़ मुझे टच कर रही है या मैं किस चीज़ को टच कर रहा हूँ, या इन शॉर्ट मुझे महसूस कैसा हो रहा है, काइनेस्थेटिकली आप इसको फील कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी 1 सेकंड 2 सेकंड आप ये तमाम सेंसेस खुद से यूज़ करें दोबारा बगैर मेरी आवाज़ के। ओके, अब आइज़ ओपन। ये था सब्जेक्टिव लेवल जो कि 85% ऑफ द इंटेलिजेंस है, या मेडिटेशन है, या मराकबा है। यही टर्मिनोलॉजीज़ हम पब्लिक को सही करके समझाना चाह रहे हैं। और जैसे ही आपने आंखें खोली आप ऑब्जेक्टिव लेवल में अगर वही 5 सेंसेस आपको यूज़ भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप खुद इस वक्त पब्लिक को बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। ये थी रिलैक्सेशन। थोड़ी सी अल्फा ब्रेन फ्रिक्वेंसी को आपने टच किया होगा। मुझे अपना बड़ा हल्का सा महसूस हुआ। गुड, वो एक प्रेशर, वो रिलीज़ हो जाता है। वो एक जो एक परेशानी सी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे बस मैं जहाँ पे हूँ मैं इस चीज़ को इस जगह पे मौजूद हूँ। हाँ। यस, तो यही चीज़ बस हमने पब्लिक को बतानी है। इसमें कोई स्पेसिफिक मराकबे नहीं, कोई स्पेसिफिक मेडिटेशंस नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ये नेचुरल साइंस है, ये सब्जेक्टिव लेवल अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया है। बस हमें थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठने की आदत बिल्कुल डालनी सही। चाहिए। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात अब हैं अभी, जी, बिल्कुल। प्रोग्राम के इस हिस्से के, तो आप कुछ इसमें ख़ास बात हमारे ऑडियंस तक पहुंचाना मैं चाहते इनको हैं? ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप एज ए अगर पेरेंट हैं तो ज़रूर सब्जेक्टिव एजुकेशन के स्टूडेंट बने। थोड़ी सी देर की ट्रेनिंग होती है कुछ दिनों की, वो हासिल करें। अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आएँ, ख़ास तौर पे बच्चों को, क्योंकि यही हमारी फ्यूचर जनरेशन है। उनको मुख्तलिफ़ बीमारियों से जहनी जिस्मानी हमें निकालना है। बिल्कुल सही। इसके अलावा मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल्स हैं, वो भी ज़रूर इसकी एजुकेशन हासिल करें। मेरी तरफ से ये ऑफ़र है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये अंडर हमारी सब्जेक्टिव सोसाइटी के मिलेगी। और इस सोसाइटी के बारे में यानी कि बता जो दूँ, वी इस- डोंट नीड एनी डोनेशन, वी नीड जस्ट पीपल हु वांट टू लर्न दिस। ये मेरा मेन मैसेज ठीक है। है, यानी कि जो लोग इस इल्म को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपका इदारा मौजूद है, जी। जो बगैर किसी कीमत बिल्कुल, के, मैं बगैर पढ़ाने पैसों को के तैयार हूँ। आप उन्हें पढ़ा मैं रहे हैं। पढ़ाने बिल्कुल को सही। ये बहुत कमाल काम कर रही हैं आप। और जो लोग इलाज करवाना चाहते हैं और जो वो अफोर्ड भी नहीं आ कर पाते सकते हैं, वो भी आ अफोर्ड सकते नहीं हैं कर क्या? पा रहे वो भी आए, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी आए। वो फिर
मतलब मेरी तरफ से ये वेलफेयर बेस खुला हुआ है। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी जल्दी इन्हें भी शामिल कर लेते हैं, वक्त हमारे पास कम ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, मैं तस्कीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं डॉक्टर उसना से बात करना चाहती हूँ कि मुझे, मेरी उम्र इस वक्त है 57 साल। तो जी, तो मुझे ना हड्डियों का मसला है। मेरी रीढ़ की हड्डी वो बहुत है, तकलीफ देती है मुझे, और पूरी हड्डियाँ जो है ना जिसम की वे कमजोर है। अब मैंने टीवी की आवाज बंद की हुई है, मुझे आगे से आवाज ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं सवाल। थैंक यू सो मच। कोई भी मुझे मसला हड्डियों का मसला है और मेरे ऑर्थोराइटिस हो, व्हाटएवर, वो भी सही हो सकता है। एवरी डिजीज इज कॉज्ड बाय टेंशन, ठीक है बस, या एवरी डिजीज इज कॉज्ड बाय द अनकंट्रोल सलाहियत जो हमारे पास होनी चाहिए हर इंसान के अंदर अल्फा और थीटा को रीच करने की। जब वो नहीं होती तो इस तरह की सारी बीमारियां हो जाएंगी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ लाई और आज आपने मुझे चलते प्रोग्राम में मुझ पे ही आपने जो है ना वो कुछ नहीं मैंने किया, मैंने तो आपको सब्जेक्टिव लेवल इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम में एक वक्फे का वक्त है। वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू है जिसके ऊपर हमें बात करना है, जिसमें आप दोस्तों का भी हमें साथ चाहिए होगा। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और यहां हम एक अलग मौजू पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुर्बत, महंगाई, बिजली और गैस की लोड शेडिंग और इसके साथ साथ करप्ट निज़ाम से तंग आवाम ने 2018 के इलेक्शन में पिछले 20 साल से तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दे के कामयाब किया और पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। 2018 में ये जो इलेक्शन हुए, इसमें जीतने के बाद एक ऐसे लीडर हमें मिले जिनका इमेज ये बना हुआ था आवाम के सामने कि जब ये आएंगे और मुल्क की तकदीर बदल जाएगी और एक बड़े पैमाने पे आवाम को फ़वाइद हासिल होंगे। मगर जैसे ही ये हुकूमत आई, महंगाई जो पहले ही बेकाबू थी, महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, डॉलर की कीमत जो है वो आसमान को छूने लगी और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बाकायदा एक मुहिम शुरू हुई और इससे काफ़ी सारे लोग और ज़्यादा मुतासर हुए। आम आवाम जो है वो इस वक्त एक ख़ास तबका है जो कि नाजायज़ तौर पे जो काबिज़ था सरकारी ज़मीनों पे, उनसे कब्ज़ा जब छुड़वाया गया तो वो लोग मुतासर हुए, उनके साथ जुड़े हुए वो घर सारे मुतासर हुए और जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर जिन लोगों ने घर बनाए हुए थे उनसे जब वो घर ख़त्म किए गए तो डेफ़िनेटली वो लोग मुतासर हुए। अभी सर्कुलर रेलवे की वजह से बहुत सारे घरों को रेलवे की ज़मीनों से ख़त्म किया जा रहा है। इसी हवाले से आज भी ऑपरेशन जो है वो होना है कराची में और हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में जो बात कर रहे हैं वो कब्ज़ा माफिया और तजावज़ात के ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद कराची जनाब हकीम शाह साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो कब्ज़े की बात कर रहे हैं, तजावज़ात की बात कर रहे हैं, तो ये तजावज़ात का ख़ात्मा शुरू हो गया है। आप क्या कहते हैं कि इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा और अभी आम आदमी को क्या इससे फ़ायदा हो रहा है? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इस इशू पर बात करने का मौका दिया। देखिए, हालिया जो ऑपरेशन कराची शहर में शुरू किया गया है तजावज़ात के ख़िलाफ़, उसमें
सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि तजावज़ात का ख़ात्मा किया जाए। नो डाउट कि कराची शहर एक बिन-अल-अक़वामी शहर है, इंटरनेशनल शहर है। ये तजावज़ात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तजावज़ात का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑपरेशन जब शुरू किया गया तो हुक्म ये था कि आप जो फुटपाथ पर लोगों ने माल लगाए हुए होते हैं, रोड ब्लॉक किए हुए होते हैं, या ट्रैफिक में खलल डालने वाली जो तजावज़ात हैं उनका ख़ात्मा किया जाए, ताकि ट्रैफिक भी रवा रहे और फुटपाथ जो है वो लोगों को पैदल चलने के लिए इस्तेमाल में आए। लेकिन ऑपरेशन इसके बरअक्स हुआ। सबसे पहले साइन बोर्ड, सनशेड्स, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और उन सनशेड्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई जो बाकायदगी से टैक्स पे करते थे और उस सनशेड या साइन बोर्ड्स की मद में रकम अदा करते थे केएमसी को या डीएमसी को। उनको बग़ैर किसी नोटिस के गिरा दिया गया। उन साइन बोर्ड्स नहीं दिया गया, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। और बाद में फिर यही हुआ कि नुकसानात से बचने के लिए कराची के ताजरों ने या आम आवाम ने जहाँ जहाँ तजावज़ात थी वो रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद रिमूव कर दी। अब इसमें यह है कि सब शहरी भी खुश थे इस हुक्म पर और ताजिर भी खुश थे कि ये जो तजावज़ात हो रही हैं इससे दुकानदार बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। उनकी दुकानों के सामने ठेले पतारे लग जाते थे, उनको कारोबार करने में मुश्किल होती थी, आम आवाम को मुश्किल होती थी पैदल चलने में। जी हाँ। ट्रैफिक में जो है बहुत एक बड़ा इशू होता था, आए दिन ट्रैफिक जैम रहती थी। और लेकिन जिस तरह ये ऑपरेशन चला हमें ये लगा कि ये बग़ैर किसी प्लानिंग के किया जा रहा है ऑपरेशन। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे आपको रोकना होगा, एक वक्फ़े की पढ़ना है, तो ज़रा जल्दी से एक छोटा सा वक्फ़ा लेकर हम वापस आ रहे हैं और यहीं से बात को दोबारा से शुरू करेंगे। कहीं मत जाइए दोस्तों, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। अच्छा हकीम शाह साहब, आप वक्फे से पहले बता रहे थे कि ये जो तजावज़ात थी, जो बेसिकली ऑर्डर आया था वो बिल्कुल सही था और उससे सारे ताजिर खुश थे। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब वो सब परेशान होते थे कि उनकी दुकान के सामने या उनका जो जहाँ पे बिज़नेस है, ऑफिस है, उसके सामने जो है वो ठेले और इस तरह के जो रेडियाँ वगैरह जो है वो लग जाती थी। तो अभी वो सारा कुछ नहीं था। देखें, अब जो जिस तजावज़ात के ख़ात्मे की बात की थी, आज भी वही तजावज़ात जारी हैं। हम अगर फुटपाथ पे देखें तो वहाँ से कोई तजावज़ात का ख़ात्मा नहीं हुआ। हम अगर रोड उठाए तो थे लोग सारे, देखें लोग उठाए नहीं जाते, लोगों को ख़ुद फ़ोन करके उठा लिया जाता है कि आप हटाएं। ये डिपार्टमेंट जो है वो ख़ुद उन इंक्रोचमेंट माफियाज़ के साथ मुलविस होते हैं। जहाँ जहाँ से दुकानों को मसमार किया गया है वहाँ रोडों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वहाँ वही सिचुएशन है, रोड आज भी जाम है, वहीं ठेले पतारे खड़े होते हैं। तो यहाँ फ़र्क नहीं रखा गया। हमें समझ नहीं आई कि वो लोग जो पिछले 60 साल से 65 साल से कारोबार कर रहे थे और प्रॉपर उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे जो केएमसी की जानिब से दिए गए थे और वो शशमाही किराया अदा करते थे बाकायदगी से, उनके ख़िलाफ़ एक ऐसे कार्रवाई की गई कि ना नोटिस दिया गया और ना ही उनको पेशगी बताया गया कि हम ये दुकानें मसमार कर रहे हैं। ये जो शशमाही किराए की बात कर रहे हैं जो केएमसी को दिया करते थे, तो क्या ये वो लीगल वो सारे मामला थे या अंडर द टेबल उन्हें शशमाही किराया दिया जाता था? नहीं, ये जितने भी ये शशमाही किराया दिया जाता है ये बैंक में जमा कराई जाती थी ये रकम, और ये अंडर द टेबल नहीं थी। अच्छा। ये हम अगर बात करें जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं उसमें एक लाइट हाउस लंडा बाज़ार है, 1952 में ये कायम की गई थी। ठीक है। और केएमसी की जानिब से ये दुकानें खुद बनाई गई थी, 300 दुकानें। ठीक है। उस टाइम पर लोगों को बिठाया गया ताकि केएमसी के लिए रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है। और उस टाइम पर किराया 10 रुपये था, शशमाही किराया, और वो 66 साल से वहाँ सब कारोबार कर रहे थे और वो किराया जो है केएमसी को जाता था। ये इल्लीगल कोई भी इसमें दुकान नहीं थी। ये अच्छा। अब तक जो कार्रवाई की गई है कराची शहर में 2233 दुकानें केएमसी की मसमार हो चुकी हैं
और ये जितनी दुकानें थी ये मुख्तलिफ़ औकात में जो है KMC की जानिब से किराए पर दी गई थी। ये दुकानें KMC ने ख़ुद बनाई थी और ताजिर जितने भी थे इन दुकानों में काम करने वाले वो बाकायदगी से किराया अदा करते थे, लेकिन कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनकी दुकानें मस्मार कर दी गई। अच्छा, आपको बेसिकली एतराज़ जो है वो किस बात पे है कि दुकानें मस्मार करने पे या नोटिस ना देने पे? क्योंकि अगर उन्होंने मस्मार की हैं तो वो कहीं ना कहीं तो वो कब्ज़ा तो था। देखें, 2 दिन चीफ जस्टिस साहब यहीं कराची में मौजूद थे। मैं ख़ुद भी वहाँ पेश हुआ हूँ कराची रजिस्ट्री में। वहाँ चीफ जस्टिस साहब का ज़ाहिर है ये भी हुक्म था कि नालों पर जो दुकानें बनी हैं, जो पार्क्स पर बनी हैं, एमिनिटी प्लॉट्स पर बनी हैं, या सरकारी ज़मीनों पर अगर कोई शॉप्स हैं या घर बने, उनको आप मस्मार कर दें। ठीक है, लेकिन पेशगी नोटिस दें। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर नालों पर लोग कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो 60 साल से हो, 65 साल से हो, वो लीगल आप उससे नहीं कह सकते। लेकिन हम ये चाहते थे कि तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि इतने सारे लोग, अभी जो 2200 दुकानें मस्मार की गई हैं, तकरीबन 50,000 लोग बेरोज़गार हो गए। इतना बड़ा ऑपरेशन करने से पहले एक अलग मसला है। जी, ये एक अलग मसला है बेरोज़गारी वाला, इसके ऊपर डेफिनेटली हमें हम अगर पहले ये तजावज़ात के हवाले से बात, क्योंकि ये तो जो भी है तजावज़ात थी, ये जो उनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, ये काबिज़ थे उस जगह पे, या जो उन्होंने अपनी जो उनकी टेरिटरी होनी चाहिए थी उससे जो बढ़ाई हुई थी जगह, ये उसको तोड़ फोड़ की जा रही थी। ऐसा नहीं है? देखिए, KMC की दुकानों में काम करने वाले जो लोग हैं, KMC 6x6 की एक दुकान होती है, वो देते हैं, वो उनके पास दूसरे ज़राए होते नहीं हैं। KMC ने ये दुकानें ख़ुद अलॉट की, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए और वो शशमाई किराया लेते थे, जिस पर लोग वहाँ कारोबार कर रहे थे। इसको हम कब्ज़ा नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर ये दुकानें नहीं बननी चाहिए थी, तो इसके ज़िम्मेदार KMC के वो अफसरान हैं जिन्होंने ये जगह अलॉट की है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर ये जगह गलत दी गई थी, अगर ये इस जगह पर कारोबार नहीं होना चाहिए था, तो इन लोगों को, जिन अफसरान ने जगह अलॉट की है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए, ताकि इतने लोगों के साथ जो उन्होंने जुल्म किया है आज उनको भी इंसाफ मिल सके। बिल्कुल सही। यानी कि 1952 में जो आपने कहा ये मार्केट तैयार की गई और KMC ने खुद डॉक्यूमेंट्स दिए, तो 1952 वाले ऑफिसर्स को लेके आया जाए। देखें, 1952 में सियासी बुनियादों पे तो ये बनी नहीं होगी। सही है। उस टाइम पे हमारे मुल्क के क्या हालात थे और जो आम लोग थे उनके क्या हालात थे, वो ज़ाहिर है उस टाइम पे 10 रुपये किराया, और लोगों के पास इतने वसाइल नहीं थे, उनको वहाँ बिठाया गया KMC के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो अब अगर KMC को ताजिर जो है वो पिछले 66 साल से रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे थे, इस इदारे को चला रहे थे, तो इनका हक तो बनता है कि नोटिस आप देते। नोटिस तो कितना नोटिस दिया इन्होंने? वैसे नोटिस किसी सिंगल दुकान को भी नहीं दिया गया, डायरेक्ट जरूर दिया और तोड़फोड़ कर दी इन्होंने। सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया गया। अच्छा। वो भी स्पीकर में ऐलानात करते गए कि दुकानें आप खाली करें, हम मस्मार कर रहे हैं, जिस पर चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और ताजरों ने इस पर एक पुरअमन होने का एक मुजाहिरा किया, न तो उन्होंने एहतजाज की, ना रोड ब्लॉक किया, बल्कि ये देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम उसको मानते हैं, और दुकानें जो है वो KMC की जानिब से मस्मार कर दी गई। ठीक है, तो इसमें वो जो गैप नज़र आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से है, उन्होंने ऑपरेशन का मतलब नोटिस का नहीं बताया, या इन लोग KMC वालों ने नोटिस का नहीं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो हुक्म था कि आप 30 दिन के नोटिस से दुकानें मस्मार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दुकानदारों को नोटिस नहीं दिया गया, किसी सिंगल दुकान को भी नोटिस नहीं दिया गया। और ज़ाहिर है जब आप ऑपरेशन इतना बड़ा करने जाते हैं, लोगों के वहाँ दुकानों पे माल रखा हुआ होता है, वो अगर 60-66 साल से वो कारोबार कर रहे हैं, जमा हुआ कारोबार उनका चल रहा है वहाँ पर, तो इस तरह बेदर्दी से उनको रिमूव आप नहीं कर सकते जिस तरह हालिया कार्रवाई की गई है। ठीक हो गया। तो इनके नोटिस ना देने पे जो ताजिर इत्तेहाद है आपका, ऑल सिटी, इन्होंने क्या अदालत से रुजू किया कि नोटिस नहीं मिला और ये ज़्यादती हुई है? लेकिन इस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इस पर हमने मीडिया पे भी बात की कि हमारी बात किसी तरह चीफ जस्टिस साहब को पहुँचे, और हमने इस पर अदालत से, ज़ाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था,
तो हम जो लोअर कोर्ट्स थी उनके पास जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तो हम इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हमने इंतज़ार किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि वो कराची आएँ और हम अपना मुकदमा उनके सामने रखें। तो हमने उनके सामने अपना मुकदमा रखा और उनका एक स्ट्रेट ये ऑर्डर था कि इन नालों पर, पार्क्स पर, एम्प्टी प्लॉट्स पर आप कारोबार नहीं कर सकते। लिहाजा KMC को ये कहा गया, सिंध गवर्नमेंट से कहा गया कि इनको आप मुतबादिल भी फराहम करें और इससे पहले कि आप इनको हटाएं या इनकी दुकानें मस्मार करें, इनको एक अलग जगह रोज़गार करने दें, उसके बाद दुकानें मस्मार करें। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया कि इन्हें नोटिस मिलना चाहिए था, जो कि नोटिस नहीं मिल सका, जिसके हवाले से हमें यकीनन हम सुप्रीम कोर्ट से और जो भी आला ओहदेदार हैं, आला हकाम हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए कि अगर पीछे से 30 दिन के नोटिस की बात की गई थी और आगे 30 दिन का नोटिस क्यों नहीं दिया गया। एक बड़ी समझने वाली और बड़ी आसान सी बात है कि जिसका कारोबार है, अगर आप उसे मौका देंगे, ठीक है, अगर वो नाजायज़ काबिज़ भी है, कितनी दहाइयों से काबिज़ है, तो वो उसके पास वो अपनी उस जगह को उसका मालिक समझना शुरू हो जाता है अपने आप को, ठीक है। तो उसका कारोबार जो है वो तो इस तरह मुतासर ना हो, इन्हें पहले नोटिस देना चाहिए था और फिर जो है वो सारा कुछ करना चाहिए था। तो दरख्वास्त यही है कि जिन लोगों ने नोटिस नहीं दिया और जिन लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है आम आवाम के साथ, उसका नोटिस दिया जाए। अच्छा, उसके अलावा ये बताइए मुझे कि ये जितनी भी दुकानें और मार्केटें जिनको खाली किया गया है, इसकी कानूनी हैसियत क्या थी वैसे? देखिए, जितनी भी हम अगर इम्प्रेस मार्केट की बात करें, लाइट हाउस की बात करें, आराम बाग मार्केट थी, इनको जो मस्मार किया गया है, ये किराएदार थे KMC के, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के। और ज़ाहिर है एग्रीमेंट में ये वाज़ेह है कि जब वो चाहें तो वो खाली करा सकते हैं दुकानें, ये ठीक है। और लेकिन इसके साथ साथ हम अगर बात करें खूड़ी गार्डन, जिन दुकानों को मस्मार किया गया है, उनको लीज़ दी गई थी 2027 तक। लेकिन लीज़ होने के बावजूद, ज़ाहिर है जब आप लीज़ लेते हैं तो एडवांस में रकम आपको जमा करानी पड़ती है उन दुकानों की लीज़ की मद में। उन दुकानों को भी नोटिस नहीं दिया और उनको भी मस्मार कर दिया गया। तो हमें इस सिचुएशन में ये समझ नहीं आई कि जो किराएदार थे आपके, उन तो ठीक है, उसमें लिखा हुआ है किराएदारी उस एग्रीमेंट में कि आप किसी भी टाइम खाली करवा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने लीज़ ली हुई है उसको आप किस कानून के तहत बग़ैर नोटिस दिए आपने मस्मार कर दिया है? तो आपका मतलब है कि जो KMC है उसकी भी इसमें अच्छी खासी करप्शन है? देखें, नाहिली तो बहुत नज़र आती है, ठीक है। और करप्शन की अगर हम बात करें तो कराची शहर जो इस नहज पे पहुंचा है, इस इदारे KMC या DMC का काम था कि इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा, एक इदारा जिस चीज़ के लिए बना है वो इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा होना चाहिए था, लेकिन मगर उन्होंने खुद नहीं किया, जगह किराए पे दे दी। ये तो बड़ी एक हैरत की बात है कि वो जिन चीज़ों का खात्मा होना चाहिए था, वो बकौल हकीम शाह साहब के KMC उनका किराया वसूल करता रहा है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं कब्ज़ा माफिया और तजावज़ात के ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशन के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम शाह, जो कि चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद कराची हैं। हकीम शाह साहब, अच्छा देखिए, हम बात कर रहे हैं कि ये जो कब्ज़ा माफिया है इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है और आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें कब्ज़ा माफिया कहीं भी नहीं है, ये वही सरकारी इदारे हैं KMC, DMC और इस तरह के एक दो सरकारी इदारे जो ख़ुद किराया वसूल करते रहे हैं और उन्होंने ख़ुद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी तोड़ी गई हैं जहाँ पे जो लीज़ की गई थी और उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। तो
ओके, ये एक अलग रंग है उस सारे मामले का। अब मुझे ये बताएं कि वो जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं और जो ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और इन्हीं इदारों ने ज़्यादती की है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जो ये लोग जो हैं ये भी सच्चे हैं कि जनाब ये देखें हमारे पास ये कागज़ हैं और हमें जो है ना ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ की जा रही, मस्मार किया जा रहा है। तो बीच में ये जो KMC के ख़िलाफ़ या कोई इन इदारों के ख़िलाफ़ आप लोगों ने कोई अदालत से रुजू किया है या कोई इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है या कोई क्या हिकमत अमली क्या बनाई है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखें, जब रियासत के ज़िम्मेदार ये तय कर ले कि हमने कानून से बाला हो के काम करना है, तो फिर डॉक्यूमेंट्स कोई हैसियत नहीं रखते। यही इदारे जो आज ऑपरेशन कर रहे हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए लोगों को, वहाँ बिठाया, और आज उन डॉक्यूमेंट्स को भी वो नहीं मानते। हम इसी इंतज़ार में हैं कि हमारे लोग जो हर जगह अपने डॉक्यूमेंट्स घुमाते फिर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर चीफ जस्टिस साहब ज़रूर नोटिस लेंगे और उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने करप्शन करके और ये नाअहली का सबूत दिया, इन लोगों को यहाँ बिठाया, और आज उन्हीं अफसरान की वजह से बहुत सारे ताजिर जो हैं वो परेशानी के आलम में हैं और बेरोज़गार हो गए। रिश्वत का भी मामला चलता रहा है पहले KMC में? देखिए, KMC जो है वो जो इंक्रोचमेंट हो रही है कराची शहर में, जो पतारा माफिया है, जो पार्किंग माफिया है, इसकी सरपरस्ती कौन करते हैं? KMC करती है इसकी सरपरस्ती। आज भी उन पतारा माफिया से पैसे लिए जा रहे हैं, जो ठेले लगाते हैं, अभी भी लिए जा रहे हैं। ये जो जहाँ से इन्होंने वो सफाई की थी सारी और मतलब वो तजावज़ात हटाई थी और वहाँ पे वो ठेलों की तस्वीरें फिर आजकल देखने को मिल रही हैं, तो क्या वो ये बात सच है? आप जिस ऑफिस में मेयर साहब खुद बैठते हैं, संडे को अगर वहाँ आप आएंगे तो 400 ठेले उस ऑफिस के इर्द गिर्द घूमे हुए होते हैं, और वहाँ पर वो जो मलबा पड़ा हुआ है 300 दुकानों का, वो बेचारे लोग जो बेरोज़गार हो गए, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठे हुए थे, उनकी तो दुकानें मस्मार हो गई। लेकिन जो इल्लीगल इंक्रोचर्स हैं, जिनका पैसा KMC के जेबों में जाता है, वो आज भी रोडों पर जो है काबिज़ है और इंक्रोचमेंट करवा रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है हम भी इस बात पे हैरान हैं कि अगर कार्रवाई की जा रही है तो फिर आप उस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो इल्लीगल पार्किंग करवा रहे हैं रोडों पर, उस माफिया के ख़िलाफ़ करें जो इन ठेलों से पैसे करते हैं। और ज़ाहिर है ये इतनी बड़ी जो रकम जारी है, इसमें अफसरान मुलविस हैं और उन्हीं के ही लोग आके ठेलों और पतारों से पैसे कलेक्ट करके और अफसरान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, कैसे? यही अर्ज कर रहा हूँ, बड़े दिन बाद आपसे बात हो रही है मेरी। जी, मैं भी कुछ ऐसा ही कहने वाला था। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? असल में एक तो मैं थोड़ा सा कह दूं कि मेरे एक्चुअली केबल ऑपरेटर अगर सुन रहा है कोई, तो मेरे आपका अब तक चैनल नहीं आ रहा और बड़ी तकलीफ की बात है मेरे लिए। तो ये जरा अगर तवज्जो दे दें कि हमारे केबल वाले अब तक दे नहीं रहे। आपका एरिया कौन सा है जी? एरिया कौन सा? बफर जोन का एरिया मेरा एक्चुअली। बफर जोन का एरिया, ठीक है। ठीक, जरा इसको लुक आफ्टर कर लीजिएगा, तो जरूरी है क्योंकि वो आपके चैनल पर हमें हमारी सुबह होती नहीं ना असल में। शुक्रिया अच्छा शुक्रिया। देखें, इनको तो पहले सलाम हो। तो असल में बात ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि फहीम भाई बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम खुद भी तिजारत करते हैं, आपको पता है, छोटे मोटे कारोबार हम भी करते हैं, लेकिन मसला पता है क्या है, हो क्या रहा है? ये जो इंक्रोचमेंट की आड़ में लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। देखिए, कोई भी जगह किसी भी मुल्क में जब कोई होता है ना, आप कोई एक्शन लेते हैं तो प्रायर नोटिस अच्छा खासा देते हैं। किसी का सेटअप अगर समझो 20 साल 25 साल का है, तो यार 6 दिन में 5 दिन के नोटिस पे, 20 दिन के नोटिस पे तो आपको नहीं वो अपनी अरेंजमेंट कर सकता। आप मुझे बताइए क्या नोटिस दिया जा रहा है? देखिए, नोटिस जो दिया जा रहा है, बात जगह तो नोटिस भी नहीं दे। आप खुद सोचे ना, एक कितना बड़ा सेटअप है, आपने 6 दिन के नोटिस पर कैसे आप कर सकते हैं खाली? दूसरी बात ये कि जब आपने उनकी कई जगह ऐसा है कि आपने उनकी लीज दी हुई है KMC की मार्केट में, आप सपोज
ठीक है ना। अब आप 25 साल से बंदा बैठा हुआ, 30 साल से, आप उसको कहेंगे आप पूरा सेटअप खत्म कर, तो उसकी गुडविल तो जीरो हो गई ना। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी रिप्लेसमेंट करना, उसकी गुडविल की एक कीमत मुतय्यन करना। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा इलीगल माफिया की। प्रॉब्लम जो मेरे भाई ने की ना, हम तो खुद फेस करते हैं ना, देखते हैं। देखिए ये पूरे सदर का, प्रीडी का इलाका, गडाप का इलाका, ये सारे इंक्रोचमेंट और इनकी इनकम किसके पास जाती थी? आज वही लोग गाड़ियां लेकर खड़े हैं तोड़ने के लिए। तो भाई ये करोड़ों रुपए का गेम है, आपको पता है थाने बिकते हैं। अब आज मेरे साथ चले, मैं खुद रोज सर्वे करता आ रहा हूँ कि आप करीमाबाद में लग गए ठेले, दानू खेत में लग गए। अब उन्होंने दुकानें तो आपने उड़ा दी लोगों की सबकी, लेकिन वो ठेले वैसे थे, इतनी रोज की इनकम है कि आप मतलब आप उसकी किस तरह खत्म करें। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस साहब से, इमरान खान से, और जो भी करते धरते हैं, देखिए बात यह है कि आप करें, लेकिन लोगों को बेरोजगार नहीं, कि आप जो है ना जायज तरीके से लोगों के साथ करें। ये नाजायज करने से आपकी मुल्क की इकोनॉमी तबाह होगी, सारा पैसे की रोलिंग होगी, कारोबारी हल्का चाहे बड़ा हो छोटा हो। देखिए बात ये नहीं, मैं तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए किसी का घर टूटने और मकान टूटने पर किसी को खुशी नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसी आग है जो फैल सकती है। आप बड़े मुदब्बिराना तदब्बर से बात करें। एक लैंड माफिया में और एक कारोबारी तबके में बड़ा फर्क होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बस। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कितने लोग वैसे बेरोज़गार हुए हैं अभी तक इस सारे ऑपरेशन के बाद? देखिए सिर्फ अगर केएमसी की दुकानें जो मस्मार की गई हैं, 2233 शॉप्स हैं, 50,000 से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो गए। और आज हम इनके वर्कर्स वगैरह आप बीच में ऐड कर रहे हैं? देखिए ये वो डायरेक्ट लोग हैं जो बेरोज़गार हुए। अच्छा। एक दुकान से 3-3, 4-4 फैमिलीज वाबस्ता थी। ठीक है। इनडायरेक्टली अगर हम कहेंगे तो फिर लाखों लोग आ जाते हैं इसमें। सही। तो अब इसमें यही है कि ये जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, इनके बच्चे तालीम से महरूम होंगे, कहाँ से वो कमा के लाएंगे? ये इससे ख़दशा ये है कि क्राइम बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो हमारे मुल्क में 40% है, इसमें इजाफे होने का ख़दशा है। ठीक है। तो ज़रूर सोचना चाहिए कि इतने लोग जो बेरोज़गार हो गए, पहले देखें ये कारोबार ही कर रहे थे ना, किसी इल्लीगल एक्टिविटी में तो मुलविस नहीं थे। तो ज़रूरी था कि इनको पहले मुतबादिल दिया जाता, इनको वहाँ रोज़गार करने दिया जाता, और बाद में ये दुकानें मस्मार कर दी जाती। ठीक है, आपको लगता है कि ये इसमें प्लानिंग जो है वो ठीक नहीं थी? बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं है, हमें अब भी नज़र नहीं आ रही प्लानिंग। देखें यही है कि आप पहले बैठें, तय करें कि आपने इन लोगों को पहले मुतबादिल कहाँ देना है, क्योंकि अगर आप मुतबादिल नहीं देंगे तो लोग बेरोज़गार होते रहेंगे, तो ये हल नहीं है। और लोग जो है वो प्रोटेस्ट भी करेंगे, और कब तक इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? ज़ाहिर है जब किसी के बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, यकीन करें 60 साल की दुकान को देखते हुए लोग ऐसे रो रहे थे, वो बर्दाश्त नहीं, कुछ लोग तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, हार्ट अटैक हुए लोगों को। अच्छा, इसके ज़िम्मेदार कौन है? दुख यहाँ होता है कि उन अफसरान के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही अब तक, जिन्होंने ये अलॉट की थी, जो आज भी बड़ी बड़ी सीटों पर विराजमान होकर बैठे हैं। अफसोस ये होता है, कल मैं ख़ुद पेश हुआ हूँ सुप्रीम कोर्ट में कि पार्टी जो सिंध गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट MQM पाकिस्तान है, इसके अलावा PTI है जो हमारी वफाक में है, उन्होंने मुश्तरका स्टेटमेंट दिया है कि ये ऑपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, इसको जारी रहना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि आप ज़रूर ऑपरेशन करें, इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा होना चाहिए, हम साथ देंगे इसमें। लेकिन फ़िक्र की बात यह है कि अगर ये कार्रवाइयाँ इस तरह चलती रही, लोग बेरोज़गार होते रहे, उनके घर उनसे छीन लिए जाएं, तो फिर वो क्या करेंगे? सवालात तो उठते हैं इस हवाले से। सही। एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है। वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और आज हम अपने प्रोग्राम में कब्ज़ा माफिया और तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हकीम शाह, ये चेयरमैन हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद कराची के। और अच्छा हकीम शाह साहब, जिस तरह की बात हो रही थी अभी तक कि जिस तरह का ऑपरेशन हुआ है और इस तरह लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको मस्मार किया गया, अब ये बताइए कि
इसी के साथ साथ कब्जा माफिया भी तो होगा ना, जो जिन्होंने जगहों पे कब्जे किए होंगे उनसे भी तो कब्जे छुड़वाए गए होंगे साथ साथ। देखिए बिल्कुल ज़रूर है, कराची शहर में कब्ज़ा माफिया ने जो है बहुत सारी जगहों पर कब्ज़े किए हैं, चाहे वो सरकारी प्लॉट्स हों, चाहे वो पार्क्स हों, एम्प्टी प्लॉट्स हों। लेकिन यहाँ जो फ़िलहाल ऑपरेशन हुआ है उसमें कानूनी तौर पर जो जगहें थी उनके चालान कैंसिल करके उनकी दुकानें मसवार हुई है। लेकिन ऑपरेशन को ओवरऑल अगर हम देखें तो 20% उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई है जो इंक्रोच हुए थे, जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ ठीक था। है। तो वो इंक्रोचमेंट इस मद में थी कि अगर उनकी कोई दुकान 10 फीट की थी तो वो 10 फीट और आगे निकल के उन्होंने दुकानें बना ली। तो 20% इस तरह की कार्रवाई भी हुई है और उसे हम खुशाइंद कहते हैं। ये कार्रवाइयाँ इसी तरह अगर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ हो तो बहुत बेहतर है। लेकिन इंक्रोचमेंट जो है वो कोई आम शहरी, आम शख्स नहीं कर सकता, या तो वो सियासी बुनियादों पे होंगी या कोई बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखने वाला शख्स ही कर सकता है। सही है। कब्ज़ा तो अब इस कब्ज़े इस के वक्त लिए जो है वो जो 20% जो लोग आप बता रहे हैं, अगर उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात या मतलब सियासी सरपरस्ती की वजह से या किसी बड़े असर और रसूख की वजह से अगर वो काबिज़ था गैर कानूनी जगह पे, तो उसके वो किसी असर और रसूख और कोई मतलब उसका सियासी तौर पर मजबूत होना किसी देखिए काम कब्ज़ा तो हम नहीं चाहेंगे कि 1% भी हो कराची शहर में। हाँ। तो 20% से काम नहीं चलेगा। कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल ऑपरेशन क्लीन होना चाहिए कि जितने भी कब्ज़े किए हैं लोगों ने उनको ख़त्म होना चाहिए। तो इस पर हम कब्ज़ा माफिया को सपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कार्रवाइयाँ अगर ऐसी दिखाई जाए, हाइप क्रिएट की जाए कि काबज़ीन को बचाया जाए। लेकिन यहाँ भी कराची शहर में जो है वो पार्टियाँ हैं, वही इसके कप्तान अगर मेयर साहब है तो उनको भी अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए, अपने वोटर को बचाने के लिए ज़रूर उन लोगों को बचाना होगा जिन्होंने जगहें कब्ज़े की हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ऑपरेशन अगर हो रहा है, चाहे वो सियासी बुनियादों पर किसी ने कब्ज़े किए हों या असर और रसूख इस्तेमाल करके किए हों, उन सब के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए। सिर्फ गरीब ताजिर के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ताजिर और गरीब दो अलग अलग लफ्ज़ लग रहे हैं मुझे। लेकिन KMC की दुकानों में काम करने वाले लोगों के पास दूसरे ज़राए नहीं होते। सही है। वो 6 बाई 6 की दुकान में मजबूरन बैठा हुआ होता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो दुकानें मसमार की गई हैं उसमें काम करने वाले जो लोग थे, जो ताजिर थे, उनके पास दूसरे वसाइल नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि आपके ख़्याल में इसका मुनासिब तरीक़ाकार क्या होना चाहिए था? देखिए सिंपल इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ पहले भी ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे। ठीक कि है। हमने इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना। हमेशा होते रहे ये स्टार्ट होते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, प्लानिंग नहीं होती। ठीक हमेशा है, से ही? हमेशा से कोई प्लानिंग नहीं होती और ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। प्राइस वगैरह बढ़ जाती होगी। ज़ाहिर है आजकल जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें ठेले पथारे इन चीज़ों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि ऊपर से बहुत प्रेशर है तो अब बड़ी सख्ती है। हाँ 100 रुपये देते थे, अब आप 200 रुपये दें। और वो ये 200 बेचारे रुपये मजबूर लीगल हैं। होता है ना इनका? ये तो जेबों में चले जाता है, ज़ाहिर है ये तो लीगल है इनके लिए, ये तो इनकी जेबों में जा रहा है। ये KMC इदारे को देखें इतना नुकसान पहुंचाया है। ये जो अभी कार्रवाई की गई है, दुकानें मसमार की गई, ये KMC मेयर आज है KMC के, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, कल नहीं होंगे, कोई और आएंगे। लेकिन इस इदारे को ज़रूर नुकसान पहुंचा है कि जो रेवेन्यू जनरेट होता था इन दुकानों से, उन दुकानों को मसमार कर दिएगा। अब KMC को रेवेन्यू नहीं जाएगा, लेकिन ठेले पतारा माफिया उनका पैसा ज़रूर जेबों में जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब आप बता रहे हैं कि तरीक़ाकार क्या होना चाहिए था इसका? देखिए तरीका ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ जाते कि कराची शहर में हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। पहले मरहले में जो फुटपाथें थी उनको क्लियर करना चाहिए था। पार्किंग माफिया जो रोडों पर काबिज़ है उनको क्लियर करना चाहिए था। उसके बाद आपको अगर सनशेड से कोई मुश्किल थी ना, तो वहाँ हमने कुछ चलाना है सनशेड और या साइन बोर्ड्स वगैरह जो है जिसका बाकायदगी से टैक्स पे किया जाता था, वो उनको मसमार कर देना हमारी समझ से बाहर है। तो अगर आपको कोई भी कार्रवाई करती, यहाँ पर बहुत से कराची चैम्बर है, यहाँ पर बहुत से ताजिर इत्तेहाद हैं, उनके साथ बैठकर एक ऐसा लाएअमल बनाते कि पहले मरहले में हमें ये क्लीन करना है। अब भी जो कार्रवाई शुरू की गई सदर में, उसके बाद लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ भी थी खुद से ख़त्म कर दी।
जिसमें हम कह सकते हैं कि जो साइन शेड्स थे या साइन बोर्ड्स थे लोगों ने ख़ुद उतार दिए थे। तो अगर यही चीज़ आप उनको बिठा के एक ऐसी कमेटी बनाई जाती जिसमें KMC, DMC और एक ताजिर नुमाइंदा होता और उस इलाके के मुनासबत से उनको आप टास्क देते कि हमने हर इलाके में इस तरह काम करना है, तो कराची शहर में जो आज अफरा तफरी फैली हुई है, कराची में जो कारोबार, पूरे पाकिस्तान में कारोबार की हालत बहुत ख़राब है, मईशत हमारी बहुत ख़राब हो चुकी है। अब जो लोग कानूनी दुकानों में बैठे हुए हैं वो भी परेशान है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। सही। अच्छा हकीम शाह साहब, देखें ये तो आपकी दरख्वास्त और आपका दर्द जो है वो इन सारे जो मुतासरीन हैं उनकी तर्जुमानी कर रहा है, वो नज़र आ रहा है हमें। अभी जो होना था वो तो हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है। अब आगे क्या आप सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए, इसको हंगामी बुनियादों पे किस तरह इसको इसी ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि जिन लोगों की दुकानें मस्मार हुई और वो बेरोज़गार हुए उनको मुतबादिल मिलना चाहिए फिलफौर, ताकि वो अपना रोज़गार कर सके। ठीक है। उनको मुतबादिल देने के बाद जिन मार्केटों को मस्मार करना है या जिन दुकानों को मस्मार करना है उनके साथ बैठकर पहले उनके लिए वो मुतबादिल का बंदोबस्त किया जाए और उसके बाद इन दुकानों को मस्मार किया जाए ताकि उनका अपना रोज़गार भी चल सके। देखिए ये तो बिल्कुल ऐसी है कि जो लोग काबिज़ हैं, आप मतलब अगर किसी चोर को भी पकड़ते हैं तो उसको पकड़ने से पहले आप जो है पहले उसको बंदोबस्त करें उसका, और फिर मतलब कहें कि भाई तू मोबाइल क्यों स्नैच कर रहा था। ये मैं इसमें तो वो लोग भी तो ऐड हो रहे हैं ना जिनको कब्ज़ा वाकई किया हुआ है। जिन लोगों मैं कब्ज़ा माफिया की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, कब्ज़ा माफिया के हम भी खिलाफ हैं और बिल्कुल ऑपरेशन होना चाहिए। बात कर रहे हैं जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो KMC को लीगल किराया देते थे, और इसकी बात मेयर साहब खुद करते हैं कि जो हमारे किराएदार थे उनको हम मुतबादिल देंगे, लेकिन जल्द दिया जाए, वो जल्द से जल्द दिया जाए। और ये जो वादे और यकीन दहानियाँ हैं ये सिर्फ यकीन दहानी की हद तक नहीं होना चाहिए, ये वादे जो किए जा रहे हैं ये वफा भी होने चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो किराएदार हैं जो लीगल थे उनको मुतबादिल ज़रूर मिलना चाहिए, और जो इंक्रोचर्स हैं जो कब्ज़ा माफिया है हम तो चाहते हैं कि उनको सज़ा दें। ठीक है। और उनसे वो रकम वसूल करें कि जो जितने सालों से वो वहाँ बैठे हुए थे और इल्लीगल कारोबार कर रहे थे, और वो वसूल करके वो डैम फंड में जमा कराएं। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, इसके अलावा अब आप ये बताइए कि जो सर्कुलर रेलवे की वजह से, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है आपकी इस बारे में भी कोई राय होगी, सर्कुलर रेलवे को का आगाज़ करना चाह रहे हैं और जो रेलवे की ज़मीनों के ऊपर जो घर बने हुए हैं इनको हटाया जाएगा। आज भी वो उन घरों को मस्मार किया जाएगा जो रेलवे की ज़मीनों पे और पटरियों के ऊपर। मुझे कल परसों हम यहाँ शो में बात कर रहे थे, 2 पेट्रोल पंप हैं इन रेलवे पटरी के ऊपर। देखिए, रेलवे की ज़मीनों पे आप पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बन गई हैं, कंपनियाँ बन गई हैं वहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी। वहाँ पर ज़रूर रिहायशी भी हैं वहाँ पर, बल्कि एक तो चैनल का ऑफिस भी है, मुझे याद आ गया। अच्छा। तो हम तो ये कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था। ज़ाहिर है ये इदारे की गफलत है कि उन्होंने लोगों को जगह अलॉट की, डॉक्यूमेंट्स दिए, वहाँ बिठाया, लेकिन अब अगर कार्रवाई हो रही है तो रेलवे ट्रैक को खाली करने के लिए बहुत सारे घरों को मस्मार करना होगा जो लाखों में हैं, तो उससे बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे जिनके 50 लाख घर तो गवर्नमेंट ने देने ही देने हैं, उनमें से जो तैयार हो गए हैं उसमें ज़रा जल्दी से शिफ्ट कर दिया जाए उन्हें। बहुत शुक्रिया आपका हकीम शाह साहब तशरीफ लाए, और मेरी दरख्वास्त अभी यही कि जो भी है अब हमारी अपील है अब उन अवाम की जानिब से भी जो वाकई मुतासिर हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है इन सारे मामलात को हल किया जाए। ठीक है, जो गलत कर रहे थे उनके खिलाफ स्टेप लिया गया, एक्शन लिया गया, मगर जितने लोग मुतासिर हुए हैं उनके लिए कोई मुतबादिल ढूंढा जाए और उनकी मदद की जाए। इसके साथ साथ आप ताज़ा तरीन खबरें, अपने पसंदीदा टॉक शोज़ जो हैं एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि youtube.com/c/अब तक न्यूज़ चैनल, और इसके साथ साथ जो है ना ये एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली, गूगल ऐप पे और प्ले स्टोर पे ईज़िली मिल जाती है ये। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।